हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें वर्नियर कैलिपर सॉल्व किया था, तो लगभग थोड़ा वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट अगेन ये आर्टिकल फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन तो आए भी थे, नीट 2018 में आया, 19 में, जेई मेन, जेई 2020 में भी आया। तो आई होप कि जेई मेन में तो कंफर्म ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन नीट में भी बड़े चांसेस हैं इसके आने के। हाँ, अगर 3-4 पेपर्स हुए, हो सकता है अगर ऑनलाइन हुआ तो 3-4 पेपर्स होने के केस में मुझे लगता है कि ज्यादा आ सकते हैं क्वेश्चंस। सो चलो, पहले डायग्राम बहुत सुंदर तो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी काम चलाना पड़ेगा इससे। आप लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट देखा है वैसे, स्क्रू गॉज। इसमें क्या करते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट मैंने बीच में रखा है, अगेन स्मॉल मेजरमेंट करने के लिए है ये। तो ये घुमाने वाला होता है, जब इसको तुम घुमाते हो तो ये आगे प्रोग्रेस करता है ना। जब आप इसको घुमाते हो, ये क्या चीज है, ये वाला, ये सर्कुलर डिविजन है, और ये मेन स्केल है। दिस इज मेन स्केल, ये मेन स्केल है। देखा जाए यहां पर ये मिलीमीटर दिया हुआ है, तो बेसिकली अगर तुम्हें डायग्राम दिया हो और मिलीमीटर दिया हो तो मेन स्केल में यहां पर 1 मिलीमीटर मेन स्केल रीड कर सकता है। बट अगेन हमें और कम तक जाना है। वर्नियर स्केल में तुमने देखा होगा 10 डिविजन्स थे, हर एक पर 10 डिवीजन किए थे हमने। लेकिन इसमें देखो, सपोज इसमें 100 दिया है तो इसके 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन। 100 डिवीजन का मतलब 1 मिलीमीटर जो है मेन स्केल करता है रीडिंग, और उसका भी 1/100 मेजर कर सकते हैं। मतलब हमारा इस केस में अगर मैं कहूं तो क्या होगा, लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर तो मेन स्केल रीडिंग है डिवाइड, और ये जो है 100 डिवीजन जिसकी अगर मैं बात करूं तो क्यों 100 होने पर क्या होगा, इसका 1/100 तक ये मेजर कर सकता है, यानी 0.01 मिलीमीटर। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको क्वेश्चन जो दिए होते हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, एक पॉइंट इसमें एक होता है, एक चीज होती है पिच। आप सबने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ क्या होता था, ऐसे कोई चीज घूमती थी, स्प्रिंग जिसकी हम बात करें, तो पूरा एक चक्कर लगाने पर ये कितना ऊपर जाता है। याद होगा हेलिकल पाथ के बारे में बात की है सब, तो इस तरह से करके ये हेलिकल पाथ होता है। तो एक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स लो, ये बॉक्स में ये घूमेगा, मैं इसको घुमाऊंगा, ये यहां से शुरू करते हैं, चलो ये यहां से शुरू करते हैं, ये अब वापस यहां आ गया। इस टाइम में ये जितना आगे की तरफ गया है उसको बोलते हैं पिच। इसको कितनी बार घुमाया तुमने, एक बार घुमाया, एक बार घुमाने से कितना आगे गया उसको हम पिच बोलते हैं। यानी सिंगल जो रोटेशन हुई है उसमें ये जितना आगे गया उसको पिच बोलते हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड विद वन रोटेशन दैट इज कॉल्ड एज पिच। ये कितना आगे जा रहा है, पहली बात ये तो होगी पिच। और व्हाट इज द लीस्ट काउंट, मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। अब आप खुद सोचो, सपोज करो 5 मिलीमीटर आगे की तरफ गया, तुमने इसको घुमाया और ये 5 मिलीमीटर आगे की तरफ गया। अब एक बार घुमाना मतलब, अब तुम खुद सोचो, उसमें अगर 100 डिवीजन है तो 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन, दिस विल गिव यू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब कितनी मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है, क्योंकि इसको देखो छोटा सा एक घुमाओगे तो वो कितना करेगा। लाइक देखो पिच है, पिच समझ आ गया आई थिंक सबको। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो दिस विल गिव यू कि मिनिमम रीडिंग ये कितनी ले सकता है। तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, अभी देखो जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, जेई 2020 का क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया, ये क्या आया, 6 रोटेशन करने पर 3 मिलीमीटर आगे गया। अब इसका मतलब 3 मिलीमीटर 6 रोटेशन पे आया, लेकिन मुझे तो 1 मिलीमीटर एक रोटेशन पे देखना है कितना आगे गया। पिच तो वो ही होता है ना, तो मैं पहला काम क्या करूंगा, इसकी पिच निकालूंगा। तो पिच किसके इक्वल आएगी, पिच आएगी 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 6। इससे हमारे को क्या आ गया, ये क्या आ गई, हमारी पिच आ गई। अच्छा, उसमें दिया हुआ था 50 डिवीजन है। अगर 50 डिवीजन है और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, तो लीस्ट काउंट किसके इक्वल है, पिच तुमने निकाल ली 3/6 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये कितने दिया है 500। तो इसको सॉल्व करके हमारा आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर। सो आंसर इज 0.01 मिलीमीटर। चेक कर लेना 0.01 आएगा या 0.001 आएगा, क्योंकि ये आया हमारा 3, 2, 5, 2, 10, 1000, 0.001 आया, ये 0.001 मिलीमीटर।
तो ये आया लीस्ट काउंट। तो कहने का मतलब समझ आया, पहला काम क्या करना है, पिच निकालनी है, फिर दूसरा काम क्या करना है, नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करके लीस्ट काउंट निकाल लेना है, पहली बात। चलो ये तो हो गई बात, क्वेश्चन कैसा आया। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि फिर उसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। दूसरी बात, अब ये आप ये डायग्राम जो देख रहे हो ना, अगर तुम इस डायग्राम में देखो, मुझे ये डायग्राम दे दो, रीडिंग निकालनी आ जाए, तो देखो ये 15 पे मेन स्केल 15 तक दिख रहा है, यानी मिलीमीटर था ये 15 मिलीमीटर। अच्छा, इसका लीस्ट काउंट मैंने तुम्हें बताया था, इसका लीस्ट काउंट क्या था, ये 100 डिवीजन दिए हुए हैं, इसके अंदर 100 डिवीजन और 1 मिलीमीटर इसका पिच है। तो इसकी जो आएगी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। अगर मेंशन ना किया हो ना, सपोज करो, तो तुमने क्या करना है, 1 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है। नॉर्मली पिच तो देखो जरूरी चाहिए ही चाहिए हमें, बट इन केस अगर नहीं भी दी हो तो मेन स्केल की कितनी है, 1 मिलीमीटर मेन स्केल कर रहा है और 100 इसके पास है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, तो इसका क्या आ गया 0.01 मिलीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट है फिलहाल। ठीक है, नहीं तो फिर ये मेथड दिया होगा तो हम निकाल लेंगे लिस्ट काउंट। अच्छा, अब देखो, अब मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहां बीच में, ये देख रहे हो तुम, ऑब्जेक्ट बीच में। अब यहां पर जो मेन स्केल है, यहां पर 15 दिख रहा है, बस 15 तक दिख रहा है, और ये देखो जो सर्कुलर डिवीजन है वो 65 पे दिख रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग बतानी है, क्या है रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। पहले तो ये 15 मिलीमीटर आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद 65 डिवीजन है, और एक डिवीजन की क्या वैल्यू है, यानी लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, तो वो है 0.01। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 0.01, दिस विल गिव यू रीडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में बताएगा, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात, कई जगह आजकल क्वेश्चन जैसे अब आ गया था, नीट 18 में भी था, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर, ये मेंशन कई बार तो मेंशन किए होते हैं, कई बार नहीं मेंशन किए होते हैं। तो अगर डायग्राम दिया हो तब भी हम कर सकते हैं, पर मतलब समझ लेते हैं क्या है। तुम देख रहे हो जीरो एरर, मैंने पहले भी बताया था, याद है ना, कि अगर मान लो बिल्कुल जीरो पे हो स्केल, तब ये जो सर्कुलर डिवीजन है, देख रहे हो यहां पर, ये 0 से कंसाइड नहीं कर रहा है, ये तो 0 है, ये 0 है, बट ये 0 इसके साथ एवरेज, इस वैल्यू के साथ कंसाइड नहीं कर रहा, मीन वैल्यू के साथ। तो लेकिन ये देखा जाए नीचे चला गया, बिलो चला गया, ये बिलो चला गया 0, तो ये वही वाली बात आ गई, ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। इस केस में इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और कितने डिवीजन इसके आगे निकले हुए हैं, पहले ही निकले हुए ना एक तरह से। ये कौन सा वाला एरर हुआ, पॉजिटिव एरर। स्कूटर स्टार्ट किया और जब स्टार्ट हुआ ही नहीं, उससे पहले ही रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले ही रीडिंग दे रहा है, कितनी दे रहा है, 5 डिवीजन की रीडिंग दे रहा है, 5 डिवीजन, और इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये इसका पॉजिटिव एरर आ गया, राइट, पॉजिटिव एरर। ठीक है, मैंने क्या समझाया था, पॉजिटिव एरर को हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज करो 62.55 हो रीडिंग, और पॉजिटिव एरर भी है, तो इसको क्या करूंगा मैं, -0.05, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 62.50 आ जाएगा, करेक्ट, ये आ गया। इसी तरह से नेगेटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर फिर से समझो, वर्नियर कैलिपर वाले में भी मैंने बताया था, यहां पर 0 ना देखा जाए, 0 के साथ कंसाइड नहीं कर रहा, 0 ऊपर चला गया एक तरह से, मीन लाइन के अबव जा रहा है, और नीचे अगर हम देखें, इसको नेगेटिव एरर बोलेंगे। यहां पर अगर हम बात करें, ये देख रहे हो कितने, ये 95 वाला है एक तरह से, 95, पर इसमें हमने 95 नहीं मत ले लेना, ये कितना लेना पड़ेगा, 5 का ही तो फर्क हुआ ना, 95 मत ले लेना इसको कहीं, सोचो 95, 5, 100 माइनस 95, 100 माइनस 95 कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01, दिस विल गिव यू व्हाट, 0.05 मिलीमीटर। तो ये 0.05 मिलीमीटर क्या है, नेगेटिव एरर, माइनस में है ये। पर नेगेटिव एरर को हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, मतलब यही रीडिंग 62.55 होती, तो मैं इसको करता प्लस 0.05, तो हमारा आंसर आता 62.60, करेक्ट। ये मैंने बिल्कुल सिंपल बेसिक बताए हैं, कहीं भी कंफ्यूजन हो, डायग्राम को देखना, आपने सॉल्व करना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, नीट 2018 में क्वेश्चन क्या आया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पता है क्या, ये क्वेश्चन है बड़े बड़े से लगते हैं, लेकिन इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो आराम से किया जा सकता है। जैसे देखो, सबसे पहले उन्होंने लिस्ट काउंट तुम्हें सीधा ही दे दिया था, यानी निकालने की जरूरत नहीं थी, तो लिस्ट काउंट 0.01 था, मिलीमीटर लगा लेंगे आगे साथ में। देन मेन स्केल रीडिंग इन्होंने दी थी 5 मिलीमीटर, मेन स्केल की रीडिंग इन्होंने दी थी 5 मिलीमीटर, जो भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे थे।
और इन्होंने बोला जब ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डाला तो जो जीरो है सर्कुलर डिवीजन का 25 अबव द रेफरेंस लेवल। जैसे इसमें 65 दिया था ना, यहां पर क्या आ जाएगा एक तरह से, ये वाली रीडिंग जो इन्होंने बोली है ये 25 है, यानी 25 डिवीजन ऊपर को चला गया। तो पहला काम क्या करना था मुझे, अब मेरे को रीडिंग बतानी है और जीरो एरर इन्होंने माइनस में दिया हुआ है, हमें रीडिंग बतानी थी। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर प्लस अगला काम क्या था, ये जैसे 65 था, यहां 25 है ऊपर, तो लीस्ट काउंट इन्होंने दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है। तो ये जो सर्कुलर वाला ये कितना मेजर कर रहा है, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.01, राइट, 0.001 लाइक दिस, करेक्ट, ये आ गया। यानी अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 0.025, ठीक है। अब फिर से जीरो एरर, नेगेटिव एरर, हमने क्या बोला था, नेगेटिव एरर में हमेशा ऐड करना है, नेगेटिव एरर को ऐड करना है। तो माइनस माइनस प्लस 0.004, इसको ऐड करना है, तो यह आ जाएगा 5.029 मिलीमीटर। सो दैट इज योर आंसर, बस सिंपल। पता है, एक बार प्रैक्टिस कर लो ना, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व। अब तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सिर्फ है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, देखो फॉर्मूला ही तो है, इसमें कहां दिमाग भी नहीं लगाना है, इसमें तो ज्यादा सिंपल लगाना करना है सॉल्व। एक क्वेश्चन और करते हैं। सो स्टूडेंट, जेईई मेन 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। इसके लिए बस तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज इसकी होनी चाहिए। पिच दी थी 0.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दिए थे, 100 दिए हुए थे। और क्या बोला था कि जब जीरो लाइन होती है, मतलब जीरो वाला पॉइंट 3 डिविजन्स बिलो द लाइन, मतलब सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है 3 डिवीजन, ये वाला केस आ गया ना, जैसे ये 5 है वैसे ये क्या है, 0। 0 जो है वो मीन लाइन के नीचे है, कितना डिवीजन, 3 डिवीजन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 डिवीजन्स, ये 3 है, यानी ये पॉजिटिव एरर है, ये तो बात पता लग रही है, मेन स्केल रीडिंग और ये सब दिया हुआ था। एनीवे, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, यानी 100, यानी कितना आ गया, 0.005 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स। अब नंबर ऑफ डिविजन्स आ गया, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन करके हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया। लीस्ट काउंट आने के बाद अब रीडिंग निकालनी है कि रीडिंग क्या है, इस ऑब्जेक्ट की रीडिंग क्या है। तो सबसे पहली बात, मेन स्केल रीडिंग है 5.5 मिलीमीटर, 5.5 प्लस उसके बाद लीस्ट काउंट 0.05 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है। 48 क्यों, क्योंकि सर्कुलर डिवीजन इन्होंने बोला था 48 है। देन उसके बाद क्या बोला था, पॉजिटिव एरर की 3, यहां पर ये 3 है, तो 3 है तो पॉजिटिव एरर कितनी है, 3 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 0.005, ये बन जाएगा 0.015 मिलीमीटर। यानी अब इन सबको हमें ऐड करना है, 0.015 मिलीमीटर, बस ऐड ही तो करना है, एडिशन ही तो है, सिंपल। और क्या करना है इस क्वेश्चन में, पता है इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें दी हुई है, वैल्यू डालने खत्म है। ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाला है कि हाँ करना ही करना है ऐसा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 मिनट, ये प्लस नहीं होगा वैसे आपने चेक, क्योंकि पॉजिटिव एरर मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव एरर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 5.5, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.240, यानी 0.240, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, चाहो तो 0.015 अभी माइनस कर लो या बाद में कर लो, 5.740, और ये एरर सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी -0.015, ये सॉल्व करेंगे 5.725, दैट इज योर आंसर। पॉजिटिव एरर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे अगर बोला जाए 0 बिलो द मीन लाइन है, इसका मतलब, और वो डिविजन दिया हो तो वो पॉजिटिव एरर है। अगर 0 अबव द मीन लाइन है तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव एरर वाला केस यूज करेंगे, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट शॉर्ट करना है इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉमन क्वेश्चन का, जो कि बहुत सिंपल है, अगर हम वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तभी ये एप्लीकेबल है। अब वो स्ट्रेट लाइन में जा सकता है या फिर बॉडी को ड्रॉप करते हैं, वो भी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है।
तो टी टाइम, वैसे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड भी आप लोग करते हैं, लेकिन यहां पर मैं बात जो कर रहा हूं कि पहले टी सेकंड फिर नेक्स्ट टी सेकंड फिर नेक्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, रेशो क्या होगा। तो ये जो रेशो होगा ये होगा 1:3:5:7, आगे ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मान लो बोला जाए पहले 10 सेकंड में कितना किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना किया, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना किया, तो 1:3:5:7 होगा। करेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड वाला भी हो सकता है, तो हम डिस्कस करते हैं अभी क्वेश्चन। जैसे नीट 2013 में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि बॉडी ड्रॉप हुई, पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया h1, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया h2 और अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया h3। तो इसका मतलब फिर से वही बात, रेशो क्या होना चाहिए, पहले 5 सेकंड नेक्स्ट, तो 1:3:5। ऑब्वियसली ये कम ट्रेवल करेगी, ज्यादा ये ज्यादा, 1:3:5। तो अब ये ऑप्शंस है हमारे पास, कौन सा आंसर होना चाहिए। वैसे तो साफ ही दिख रहा है इसमें, ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म है। इसमें देखो अगर मैं वैल्यू डालूं h1 1 3, इसके अंदर 3 डाल दूं, 3 कट के भी 1 आ जाएगा, ये बराबर होने चाहिए ना सब, इसको 5 डाल दें 1 होना चाहिए, तो ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल था बिल्कुल, 1:3:5। करेक्ट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई नेक्स्ट 20 सेकंड में, यानी मान लो 20 सेकंड है 20 सेकंड है 20 सेकंड है, तो या 20 सेकंड नेक्स्ट 20 सेकंड जो है इनका और इनका रेशो क्या है। बिल्कुल सिंपल थे ये क्वेश्चन। अब एक जेई मेन में क्वेश्चन आया था, जेई मेन में क्या क्वेश्चन है, बॉडी ड्रॉप हुई, उसको टी सेकंड लगे ऊपर से नीचे पहुंचने में, ठीक है, तो t/3 टाइम में वो कहां होगा, t/3 टाइम में। अब इस क्वेश्चन में t/3 टाइम में कहां होगा, तो पहला काम क्या करना है तुमने, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, t/3 यानी t/3 तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रेशो होगी, डिस्टेंस ट्रेवल 1:3:5। करेक्ट। टोटल हाइट कितनी है h, ये कितना हो गया 1:3:5। तो ऑब्वियसली इसको ऐड कर लो, 5 3 8 1 9 5 3 8 1 9, यानी ये डिस्टेंस कितना है 1/9 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस पूरे डिस्टेंस का 1/9 है। तो h/9 तो ये है, पर इन्होंने क्या बोला, अब h/9 मत लिख देना आंसर, कहीं यहां गलती हो जाए, ये नहीं है आंसर, क्योंकि ग्राउंड से पूछा हुआ है डिस्टेंस कितना है। तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस होगा, h - h/9 यानी 8h/9। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, इसमें भी तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ा। इसी तरह मेडिकल में भी देखो क्वेश्चन आया था, वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगेन ये पुराना क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन्होंने बोला जब थर्ड ड्रॉप स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ड्रॉप नीचे पहुंच जाती है, इसका मतलब, और बराबर इंटरवल में ड्रॉप्स हो रही हैं, तो इसका मतलब दूसरी कहीं बीच में होगी, ये नहीं पता कहां बीच में कहां होगी, मान लो यहां कहीं होगी। और एक बात बताओ, इसका मतलब पहली को, और कितना टाइम लगा, हर ड्रॉप के बीच में जो इंटरवल ऑफ टाइम है टी है, सपोज करो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो पहली ड्रॉप हुई टी सेकंड के बाद दूसरी हुई, फिर दूसरी, ऐसे तीसरी हुई। तो फिर से देखो टी सेकंड, क्योंकि पहली यहां है तो दूसरी यहां है, तीसरी अभी स्टार्ट होनी है, तो फिर से बराबर हो गया ना, टाइम बराबर है, तो रेशो क्या होगा इस केस में, अगेन 1:3। करेक्ट, 1:3 हुआ। अगर ये 1:3 है तो ये कितना हो गया 1/4 ऑफ 5/4, और ये कितना होगा 3/4। तो इसका मतलब ये ना डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस हो गया 1.25, और ये कितना होगा 3.75। तो ग्राउंड, अगर ग्राउंड से पूछा जाएगा तो हमारा आंसर 3.75 आएगा, ऊपर से पूछा जाएगा 1.25। तो आपने देखा बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसी तरह से ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी आ सकता है कि अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, अगेन अल्फा कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी, तो हमें फिर से पूछा जाता है डिस्टेंस या एंगल कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, या पहले 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड, तो अगेन द रेशियो विल बी सेम, 1:3:5:7। अब एक क्वेश्चन और आया था जिसको मैं सीधा कर सकता था कि अगर मान लो एक बॉडी ड्रॉप हुई और पहले 3 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, बताओ वो डिस्टेंस कौनसवे सेकंड में ट्रेवल किया है। तो पहले 3 सेकंड में, जैसा ये क्वेश्चन है, पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 3 3, देन कितना आ गया 9 आ गया, 1 3 5 3 8 एंड 1 9।
तो कौनसवें सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस, पहले 3 सेकंड में जितना ट्रेवल किया, कौनसवें सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस किया। ऑब्वियसली बात है 1 3 5 7 रेशियो 9, तो ये कौन सा वाला आ गया, फिफ्थ सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ, तो फिफ्थ सेकंड में, तो आंसर विल बी 5। तो हम सीधा ही कर सकते थे सॉल्व, इसमें भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक जो क्वेश्चन है ये जैसे नीट में क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये ऐसे दिया और हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम है तो मैथमेटिकल टूल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हो। आई विल ट्राई कि आपके इसमें भी डाल दें मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन सीखने के लिए। बट एनीवे, अब अगर हम देखें तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ तुम देख रहे हो वेलोसिटी दी हुई है, ये निकालनी है हमें। वैसे तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv बाय dt लेते हो तुम, लेकिन a इज इक्वल टू v dv बाय dx भी फॉर्मूला होता है, राइट। हम v dv बाय dx भी फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देख के घबरा जाए n की वैल्यू और ये सब, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, ध्यान से देखो। पहले डिफरेंशिएशन कौन सी आती है, ज्यादातर तुम कहते हो x स्क्वायर x क्यूब, ये वाली आसान सी होती है, मजेदार होती है। तो हम इसको बना लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ n को -1 डाल देता हूं, तो ये क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। क्या बन गया, बीटा x स्क्वायर बन गया वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा x स्क्वायर। नाउ dv बाय dx तो निकालना पड़ेगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। dv बाय dx इसका आ गया 2 बीटा x, ये निकल गया, this one. Now this multiply by v will give you acceleration v dv by dx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 बीटा स्क्वायर x क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। यानी सीधी सी बात है, x की पावर सबकी अलग अलग है, तुम देख रहे हो, तो n की वैल्यू -1 डालने से x क्यूब आना चाहिए बस तुम्हारा। देख लो किसमें आएगा, इसमें डाल देता हूं वैल्यू, n की वैल्यू -1, अगर यहाँ -1 डालेंगे +4 हो जाएगा, 4 - 1 x क्यूब, यही आ गया आंसर। बाकी में डालोगे तो तुम्हारा नहीं आएगा, खत्म। आसान हो गया ना क्वेश्चन। अगर भाई तुम डिफरेंशिएशन करते हैं n रेज़ टू पावर n और इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं आधे टाइम, राइट। अब जरा देखो नेक्स्ट, कुछ एक क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें तुम्हें जरूरी नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाने की, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुमको ये बोला जाए कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट x, तो थोड़ी बेसिक इक्वेशन याद रखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये एक बेसिक इक्वेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू u प्लस at, वहां a कांस्टेंट है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, मान लो ऐसे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट x, ये हो गया v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s, है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s जो फॉर्मूला होता है। तो देखा जाए v इज इक्वल टू रूट s के साथ रिलेशन है, a तो कांस्टेंट है, और s वाला क्या बताया था मैंने, s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये तीनों चीजें हैं, ये तुमने पढ़ी हैं फॉर्मूलाज। तो कभी इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो तुम देख के बता सकते हो ये कौन सा क्वेश्चन है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है। अब जैसे इस केस में ये आया वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट x, तो ये कौन सा वाला केस है, v प्रोपोर्शनल टू रूट s वाला, तो ये कौन सा हो गया, ये हमें देख के पता लग गया ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वाला क्वेश्चन है। ऑल्दो अगर कुछ और होगा तो तुम्हें इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी, बट यहां जहां जरूरत ही नहीं है वहां क्यों करनी इंटीग्रेशन, नहीं तो तुम यहां क्या करते, dx बाई dt लेकर इसको ले जाकर इंटीग्रेशन करते। तो मेरा पॉइंट ये है कि कई बार देखकर जज हो जाता है ये कौन सा मोशन है। तो यहां पर देखा जाए ये मोशन क्या होगा, ये भी जेईई मेन में ही आया क्वेश्चन, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो सीधी सी बात है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। अदरवाइज तुम सोचते रह जाते, या कभी ऐसा दिया हो कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा दे दे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, अगेन द आंसर विल बी सेम। समझ आया पॉइंट। या डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो बताओ वेलोसिटी का x के साथ क्या रिलेशन है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो ये सारे क्वेश्चन आपस में बन सकते हैं, पर ये पर्टिकुलर केस व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्वेश्चन। अब अगला देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन आया। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, बॉडी किसी स्पीड से आ रही है और फाइनली वो रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की हमें वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन, जेईई मेन में, नीट में, सब में आता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना चाहिए तुम्हें यह फॉर्मूला, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s, लाइक दिस। अब इन्होंने बोला 50 किलोमीटर की स्पीड है और 6 मीटर पे जाकर स्टॉप होता है, और अगर ये स्पीड को 100 कर दें, यानी डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो कितने डिस्टेंस पर जाकर रुकेगा। तो सिंपल,
तुमने स्पीड को डबल किया। तो सबसे पहली बात, जो डिस्टेंस निकालना है तो इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख देते हैं। क्या हुआ? डबल हुआ। वेलोसिटी अगर डबल हुई 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कितना आंसर? 24। खत्म क्वेश्चन। तो आपने ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, कुछ ऐसे पर्टिकुलर केस हैं जो तुम्हें ध्यान रखने चाहिए। अभी मैं अगले में भी आपको कुछ पर्टिकुलर केस और बताता हूं। सो स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना कि मान लो एक बॉडी ऊपर से ड्रॉप होती है नीचे की तरफ, ठीक है, और अगर ये ड्रॉप हो रही है तो इसको जब ये नीचे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा और टाइम क्या निकलेगा। तो ये याद रखना, वेलोसिटी √2gh होती है और टाइम √2h/g है। अगेन, ये जब अगर फ्रिक्शन ना हो, एयर फ्रिक्शन ना हो, तो जो मर्जी बॉडी ऊपर से गिराओ सबको बराबर टाइम लगेगा। इसका क्वेश्चन आया कई बार। और अगर फ्रिक्शन हो फिर मास को कंसीडर करना है। कैसे? कि अगर किसी का मास ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है किसी का मास ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंचेगा नीचे। तो वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, प्रैक्टिकल सिचुएशन ले लेना अगर एयर फ्रिक्शन दी हो। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मान लो एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v से, और सेम हाइट पर t1 टाइम में और t2 टाइम में देखा गया उसको। t1 टाइम में और t2 टाइम में एक पोजीशन पर इसको देखा गया। तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है? तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। पहला काम क्या करो, ये टाइम t1 इसको यहां पहुंचने में, टाइम t2, तो सबसे पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t1 प्लस t2। मतलब यहां से पूरा ऊपर से नीचे पहुंचने का टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2। दैट विल बी इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में बराबर टाइम लगेगा। तो यानी ऊपर से नीचे पहुंचे या ये, तो ये आएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक साइड का टाइम इसको ये लगेगा। एक बात ध्यान रखना, जो मोशन नीचे से ऊपर की तरफ होगा वही मोशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा। कहने का मतलब, अगर ये स्पीड v से जा रहा है और यहां पर वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पर सपोज इसकी स्पीड v1 है, तो वापस आते हुए भी इसकी स्पीड यहां पर v1 होगी। तो ये सिमिलर मोशन है। तो बेटर क्या होता है कि बॉडी को हम ये माने कि ऊपर से ड्रॉप हुई है, बजाय कि नीचे से कंसीडर करने के। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने क्या निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाल लिया? t1 प्लस t2। और बॉडी यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? t1 प्लस t2 बाय 2। यहां से यहां भी t1 प्लस t2 बाय 2। तो ये क्या आ गया? टाइम। तो मुझे पूछा था स्पीड कितनी है, तो बजाय कि नीचे से कैलकुलेट करने मैं ऊपर से सोचूंगा कि बॉडी ऊपर से गिरी नीचे और टाइम इतना है, तो स्पीड क्या होगी? तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2। दैट विल बी आंसर, राइट? एवरेज। या एक बात और भी है, अगर मान लो यहां पर अगर सपोज करो स्पीड दी हुई है तुम्हें, फॉर एग्जांपल 9.8 लाइक दिस, यहां 9.8 दी है, बॉडी यहां पहुंच रही है और मुझे डिस्टेंस भी निकालना है। मान लो जैसे इस केस में तो अभी पूछा नहीं था, पर अगर मान लो मुझे यहां से यहां बॉडी जा रही है 9.8 और ये 0 और मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ चीजें याद रखो कि 9.8 स्पीड है और g की वैल्यू जब 9.8 होगी तो इसको 1 सेकंड लगता है ऊपर पहुंचने में। 9.8 और यही वैल्यू अगर 19.6 है तो 2 सेकंड लगता है, राइट? अब अगर इसको 1 सेकंड लगता है तो, और मुझे ये हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालूं? इसमें एवरेज मेथड यूज करो। एवरेज मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड कितनी है? 9.8, फाइनल स्पीड कितनी है? 0। तो 9.8 0 दोनों का एवरेज कर लो, 9.8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.9, मल्टीप्लाई टाइम कितना था? 1, तो 4.9 मीटर है ये पूरा। ऑल्दो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है, उसमें तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो सब लगाने की जरूरत नहीं। जैसे अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछा होता, मान लो वेलोसिटी दी होती तुम्हें और पूछा होता ये हाइट कितनी है, तो कैसे निकालते? टाइम निकाल लिया था तुमने, t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है उस केस में? अगर मुझे इस केस में डिस्टेंस निकालना होता तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती? 0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 यानी v बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, यहां से तुम्हारी डिस्टेंस आ जाता। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता कि तीसरे सेकंड में और पांचवें सेकंड में बॉडी सेम पोजीशन पे है, तीसरे सेकंड में और पांचवें सेकंड में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 8 हो गया, यानी यहां से यहां तक, और यहां से यहां नीचे पहुंचने में कितना लगेगा? उसको 4 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड, करेक्ट। अब 4 सेकंड लगेगा तो चाहे तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस 80 टाइम 4, तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लेंगे हम, 39.2 आ जाएगा। तो ये याद रखना है तुमने। जैसे अब ये आ गया वेलोसिटी 39.2, अगर हाइट निकालनी होगी तो मैं क्या कर लूंगा? उसकी एवरेज मेथड से भी कर सकता हूं, बट एनीवे जहां नहीं है वहां फॉर्मूला भी लगा सकते हो तुम। अब इस केस को देखो,
ये केस, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहीं याद रखने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो नॉट पॉसिबल। क्या है केस, बॉडी को अगर ऊपर को थ्रो करते हैं, नीचे पहुंचते हैं तो टाइम t1 लगता है। बॉडी को डायरेक्टली नीचे करते हैं, नीचे वेलोसिटी u से भेजते हैं तो उसको टाइम लगता है t2, और अगर बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो टाइम लगता है t। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू रूट t1 t2। अदरवाइज सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे कई जो रिजल्ट्स होते हैं, जो तुम्हें दिए भी होते हैं या पुराने आए होते हैं, उनको याद रखो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमने आज किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं आपने। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो टू डायमेंशन वाला है, उसको अब कवर करूंगा, ठीक है। ओके।